हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहे हैं जो कि इंडियन पॉलिटी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें इंडियन पॉलिटी ज़रूर पूछा जाता है। और इंडियन पॉलिटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अभी हम कवर कर रहे हैं। और यह हमारा इंडियन पॉलिटी में चौथा क्लास है, जो कि तीसरा क्लास जो है 3 क्लास हमारे ऑलरेडी प्लेलिस्ट पर लोड हो चुके हैं। तो आप यदि हमारे शॉर्टकट में और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। अब हमारी पूरी लास्ट हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जो जोखिम भरा प्रतिरोध में जो काम था, जोखिम भरा काम, उसमें जो है प्रतिषेध वह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 14 वर्ष के बच्चों को जो संरक्षण है वह अनुच्छेद 24 के तहत दिया गया है कि अनुच्छेद 24 के तहत दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे जो काम में है नहीं लगाया जा सकता है। संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कब? तो संविधान में जो संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में। कब? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने हेतु जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रीट जारी करता है? तो मौलिक अधिकारों को जो परिवर्तित करने हेतु जो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रीट जारी करता है। कौन? तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का? तो 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। चलिए देखते हैं वो 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा है। तो उच्चतम और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला जो 5 प्रकार का रीट है वो कौन कौन है? तो सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध और चौथा है उत्प्रेषण और छठा है अधिकार ब्रीच। तो यही जो है सो 5 रीट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण 1, परमादेश 2, प्रतिषेध 3, उत्प्रेषण 4 और अधिकार ब्रीच 5। तो टोटल मिलाकर 5 जो है वह रीट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु जारी किया गया समादेश क्या है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करने हेतु जारी किया गया समादेश को ही हम लोग परमादेश कहते हैं। किसको? तो जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो समादेश जारी करता है उसी को ही हम लोग परमादेश कहते हैं। बंदी को 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश क्या कहलाता है? तो जो बंदी होता है उसको 24 घंटा के अंदर सशरीर न्यायालय में पेश करना उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हैबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो भी बंदी होता है उसको 24 घंटा के अंदर जो है वह न्यायालय में पेश करना होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु रीट कौन कहलाता है? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसकी रक्षा के लिए जो रीट जारी किया जाता है वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी को 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करना वह भी हैबियस कॉर्पस के अंदर आता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी हैबियस कॉर्पस के यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंदर आता है। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जो जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जो जारी किया था उसको कहते हैं अधिकार ब्रीच। क्या कहा जाता है? तो अधिकार ब्रीच। अधिकार ब्रीच जो है किसी भी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद का दुरुपयोग करने से बचाया जाता है। मूल अधिकारों में निलंबन संबंधी प्रस्तावना का वर्णन है। तो जो मूल अधिकार
का जो निलंबन होता है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जब केवल आपातकालीन स्थिति में हो तो 358 और 359। 358 और 359। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो DSDP जो है वो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। वहीं 51 को में मौलिक कर्तव्य को दर्शाया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है वाद योग, यानी कि इसे कोर्ट में नहीं आप इसको लेकर केस कर सकते हैं। किसको लेकर? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को लेकर। यह वाद योग नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जिसको बैंकों के अनुसार अदा किया जा सकता है। यह किसने कहा था? ये जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है? तो वह एक ऐसा चेक है, उसको चेक का पद दिया है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। उनके हर एक राज्य जो है अपने अपने अनुसार से नीति निर्देशक सिद्धांत का जो पालन कर सकते हैं, तो वह है केटी शाह। केटी शाह द्वारा इसे नीति निर्देशक को एक चेक माना गया है जो कि बैंकों के अनुसार अदा कर सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। किसका? तो कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। ग्राम पंचायत गठन अनुच्छेद 40 इसी में है। मूल कर्तव्य वर्णित है। तो जो संविधान में जो मूल कर्तव्य है वह किस में वर्णित है? तो वह भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 क में। किसमें है? तो भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क में जो है मूल कर्तव्य वर्णित है। मूल कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जो मूल कर्तव्य का विचार है वो लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य का विचार। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो जो भारत का संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और वह किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो सरदार स्वर्ण सिंह के समिति की सिफारिश पर किया गया। किसका? तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है? पहले जो है जब जोड़ा गया था 42वें संविधान उस समय 10 था, लेकिन वर्तमान में 11 है। कितना? तो 11। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो जो भारतीय संसद हैं इसके 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन? तो पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो यही 3 अंग हैं भारतीय संसद के। संसद का अस्थायी और उच्च सदन किसे माना जाता है? तो जो संसद का अस्थायी और उच्च सदन है जो कभी भंग नहीं होता है वह कौन है? तो वह है राज्यसभा। राज्यसभा जो है वह संसद का अस्थायी और उच्च सदन माना जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होता है। संसद का निम्न सदन किसे माना जाता है? तो जो संसद का निम्न सदन है वह लोकसभा को माना जाता है और यह कभी भी भंग हो सकता है। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो संसद भवन जो बने हैं उसका डिजाइन जो है वह सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? तो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस के द्वारा। किसका? तो संसद भवन का डिजाइन। संसद भवन की नींव किसने रखी थी? तो कब रखा गया था? जो संसद भवन का नींव है वह कब रखा गया था? 1921 ईस्वी में। और जो इसका उद्घाटन कब होता है? तो इसका उद्घाटन होता है 28 जनवरी 1927 ईस्वी को। किसके द्वारा उद्घाटन किया जाता है? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसे उद्घाटन किया जाता है। संसद भवन का नींव कब रखा गया था? 1921 ईस्वी में। जबकि इसका उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। प्रथम जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है किस किस मामला पर हो सकता है? कि दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वह किस किस मामला पर हो सकता है? तो साधारण विधेयक और विधि विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक हो सकते हैं। किस किस मामले में? तो साधारण विधेयक और विधि विधेयक के मामले में। जो संसद में संयुक्त विधेयक होते हैं, संयुक्त जो अधिवेशन होते हैं उसको बुलाता कौन है? तो जो संसद में जो संयुक्त विधेयक होते हैं
उसको राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और जो संसद में जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। भारत संसद में दोनों सदनों की जो प्रथम संयुक्त बैठक कब हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट करके रखिएगा। हमारे वीडियो को आराम से और लास्ट तक देखिए ताकि सभी कंटेंट, सभी प्रश्न आपको याद हो सके और एग्जाम में आप बना के आ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा कंटेंट आपको सही लगता है तो हमारा चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। भारतीय संसद के जो दोनों सदन होता है उसका जो प्रथम संयुक्त बैठक कब हुआ था, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जो प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब हुआ था? तो प्रथम संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक अधिनियम पर हुआ था। किस पर? तो दहेज निरोधक विधेयक पर। कब? तो 6 मई 1961 ईस्वी को। 6 मई 1961 ईस्वी को प्रथम संयुक्त अधिवेशन होता है दहेज निरोधक विधेयक पर विचार करने के लिए। संयुक्त अधिवेशन का निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो जो संयुक्त अधिवेशन है इसका निर्णय जो है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर? तो बहुमत के आधार पर। संसद की कार्यवाही का जो सूची है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? तो जो संसद की कार्यवाही सूची में जो प्रथम विषय होता है वह होता है प्रश्नकाल। सबसे शुरू में क्या होता है? तो सबसे शुरू में होते हैं प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल का अवधि क्या है? तो प्रश्नकाल की अवधि जो है वह मात्र 1 घंटा का होता है। उसके बाद होता है शून्यकाल। क्या होता है? तो शून्यकाल। तो प्रश्नकाल के बाद यानी कि 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय जो है वह प्रश्नकाल का होता है, शून्यकाल का होता है। किसका? तो शून्यकाल का, जो कि प्रश्नकाल के बाद का विषय है शून्यकाल। और शून्यकाल का समय जो है 12 बजे से 1 बजे तक होता है। आप टाइम को नोट करके रखिएगा। शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो प्रश्न उत्तर सत्र। इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी कब? जब वह बिना किसी को सूचित किए अनुपस्थित रहेगा। कितने दिनों तक? तो 60 दिनों तक। अगर कोई भी 60 दिनों तक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसे जो है उसकी सदस्यता जो है वह समाप्त कर दी जाएगी। संसद में सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री कितने दिन तक पद पर बना रह सकता है? तो वह है 6 महीना तक। संसद में सदस्य नहीं होने पर भी मंत्री बन गया तो मंत्री के पद पर कितने माह तक रह सकता है? कि 6 माह तक वह मंत्री के पद पर रह सकता है। संसद के 2 कर्मी अधिवेशनों के बीच की अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? तो 6 माह। कि 2 कर्मी अधिवेशन यानी कि एक अधिवेशन समाप्त होने पर दूसरा अधिवेशन चालू होने के बीच 6 माह का अंतर मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? संविधान के अनुसार जो है भारत का प्रथम नागरिक वह राष्ट्रपति को माना जाता है। किसको? तो राष्ट्रपति को। संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो जो संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 52 के तहत किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। कि राष्ट्रपति का पद जो है और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति कहाँ से लिया गया है? कि राष्ट्रपति का कार्य क्या है और इसको शक्ति का जो मिला हुआ है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद जो है लिया गया अमेरिका से, लेकिन राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति लिया गया है ब्रिटेन से। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो कार्यपालिका होता है इसका प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो वह भी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना है? जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होते हैं वह होता है 35 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 वर्ष का होता है। कितना? तो 5 वर्ष का। उनकी वेतन की बात करें तो इनका वेतन होता है 5 लाख रुपये। और इसकी निर्वाचन उनकी राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किस आधार पर होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। जनता इसमें डायरेक्ट वोट नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वह एकल संक्रमणीय
प्रणाली के आधार पर होता है और अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। राष्ट्रपति में चुनाव में भाग कौन कौन ले सकते हैं? तो जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं सभी निर्वाचित सदस्य, चाहे वह संसद हो या राज्य विधानसभा के सदस्य हो। तो सभी जो है निर्वाचित यानी कि मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो निर्वाचक मंडल है इसका उल्लेख किसमें है? तो जो निर्वाचक मंडल है इसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। किसमें? तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक और अनुमोदन की संख्या कितना है? तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए जो नामांकन होता है उसके लिए प्रस्तावक की संख्या 50 होता है और अनुमोदन की संख्या भी 50 होता है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितना होता है? तो जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो जमानत राशि होता है वह होता है 15,000 रुपये मात्र, और 1/6 वोट से कम लाने पर जो है वह जमानत जब्त हो जाता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ